हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद बीएच क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के बारे में जानेंगे। तो ब्रिटिश आर्थिक नीतियों को देखते हुए हम पढ़ेंगे सबसे पहले उपनिवेशवाद और उसके चरण, फिर देखेंगे हम भू राजस्व नीति, उसके बाद कृषि का वाणिज्यीकरण, फिर औद्योगिक नीति। औद्योगिक नीति के अंतर्गत हम देखेंगे हस्तशिल्प उद्योगों का पतन किस तरह से हुआ भारत में। रेलवे के विकास के बारे में जानेंगे कि रेलवे का विकास कैसे हुआ, और लास्ट में हम देखेंगे धन की निकासी, है ना। धन की निकासी सिद्धांत जो दादा भाई नारोजी ने दिया था, उसके बारे में हम जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के भारत में 3 चरण थे। कौन कौन से थे? पहले था व्यापारिक पूंजीवाद, जो 1757 प्लासी के युद्ध से लेकर 1813 तक चला। 1813 में जब तक चार्टर एक्ट के तहत व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त नहीं कर दिया गया, जब तक व्यापारिक पूंजीवाद का चरण माना जाता है। फिर आता है औद्योगिक पूंजीवाद। औद्योगिक पूंजीवाद जब ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हो रही थी, तो उस दृष्टि से औद्योगिक पूंजीवाद की नीति को अपनाया गया और 1813 से 1858 तक चली। इसमें विभिन्न समाज सुधार कानून भी लागू किए गए और भारतीय समाज में तीव्र हस्तक्षेप भी किया गया। उसके बाद आता है वित्तीय पूंजीवाद। वित्तीय पूंजीवाद 1858 के बाद माना जाता है। वित्तीय पूंजीवाद के तहत जब अत्यधिक मात्रा में ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप निवेश आ गया, तो ब्रिटेन के उद्योगपतियों ने भारत में निवेश के माध्यम से उपनिवेशवाद मतलब औपनिवेशिक नियंत्रण को आगे बढ़ाया और भारत का शोषण किया। अब हम इन सबको डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम ब्रिटिश उपनिवेशवाद और उसके चरण को देखेंगे। तो पृष्ठभूमि क्या है, अर्थात उपनिवेशवाद क्या होता है। तो ब्रिटिश आर्थिक नीति की समीक्षा करने वाले प्रमुख भारतीय कौन कौन से थे? दादा भाई नारोजी थे, वीडी वासु थे, रमेश चंद्र दत्त थे, जीबी जोशी थे और सुब्रमण्यम अय्यर थे। जो दादा भाई नारोजी थे, इन्होंने धन की निकासी का सिद्धांत दिया था और विऔद्योगिकरण कैसे हुआ भारत में, उसकी प्रक्रिया को बताया था। अब उपनिवेशवाद का अर्थ क्या होता है? उपनिवेशवाद में एक मात्र देश होता है जिसे औपनिवेशिक शक्ति भी हम बोलते हैं, और एक उपनिवेश होता है जिसका शोषण किया जाता है। तो जो मात्र देश होता है वो सामान्यतः विकसित राष्ट्र होता है ना, जहाँ पे सभी सर्व संसाधन युक्त होता है, और ये नियंत्रण करता है किस पे? अल्प विकसित राष्ट्र पे ये नियंत्रण करता है ना। उसका शोषण करता है, उसके रिसोर्सेज का प्रयोग करता है, उसकी जनता को शोषण करता है। हर तरह से वो अपने लाभ की ओर देखता है। इसमें क्या होता है? मात्र देश को लाभ होता है। इसमें शोषण के जो अंग होते हैं वो अनिवार्यता सम्मिलित होते हैं। अल्प विकसित राष्ट्र का शोषण इसमें अनिवार्यता सम्मिलित होता है। सर्वप्रथम मार्क्स ने उपनिवेशवाद के विभिन्न चरण बताए थे, है ना। कार्ल मार्क्स ने उपनिवेशवाद के विभिन्न चरण बताए थे। आरपी दत्त ने अपनी पुस्तक इंडिया टुडे, है ना, इंडिया टुडे की एक पुस्तक में उपनिवेशवाद के 3 चरण बताए, है ना। भारतीय उपनिवेशवाद के जो आरपी दत्त थे, उन्होंने 3 चरण बताए। कौन कौन से? व्यापारिक पूंजीवाद, जो 1757 से 1813 तक रहा। इसमें क्या किया? ब्रिटिश कंपनी ने व्यापारिक एकाधिकार को बनाए रखा, मतलब ब्रिटिश कंपनी ने व्यापार पर अपना अधिकार बनाए रखा। राजनीतिक प्रभाव स्थापित कर राजस्व प्राप्त किया, है ना। राजनीतिक प्रभाव मतलब बंगाल, बॉम्बे वगैरह पर अपने राजनीतिक प्रभुत्व बनाए। जैसे मैंने आपको बताया था, प्लासी का युद्ध, बक्सर के युद्ध, इलाहाबाद की संधि के तहत इन्होंने राजनीतिक प्रभाव स्थापित किया और राजस्व प्राप्त किया, है ना। जैसे मुगल सम्राटों को इन्होंने पेंशन देके उन्होंने राजस्व प्राप्त किया, है ना। और अवध के नवाब से उन्होंने राजस्व प्राप्त किया, है ना। और विभिन्न राज्यों में इन्होंने नीतियों को लागू करके राजस्व प्राप्त किया। कम मूल्य पर वस्तुएं खरीदकर उन्हें यूरोप में बेचकर मुनाफा कमाया, है ना। भारत से क्या करते थे? ये कम मूल्य में वस्तुएं खरीद लेते थे और उन्हें यूरोप में एक उचित मूल्य पर बेचकर मुनाफा कमाते थे। इस चरण में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक उद्देश्य ये भी था कि जो यूरोपीय प्रतिद्वंदी है ना, मतलब यूरोपीय प्रतिद्वंदी को, जो यूरोपीय कंपनियां भारत में आई थी, यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ था, तो उनको भारत से बाहर निकालना भी इनका लक्ष्य था, है ना। भारत से बाहर निकालना भी इनका एक लक्ष्य था। इसी के तहत अगर आप देखेंगे तो 1700 मतलब
बेदरा है ना, बेदारा युद्ध, वांडीवास के युद्ध में इन्होंने फ्रांस और डेनिश कंपनियों को भारत से बाहर किया। निवेश के माध्यम से लाभ कमाना, है ना, निवेश के माध्यम से लाभ कमाना कैसे के, जैसे बंगाल से ये जो राजस्व होता था उसी से निवेश करके ये वहां पे चीजें वगैरह वस्तुएं खरीदते थे बंगाल में, और इसको वहां पे भेज देते, ब्रिटेन भेज देते थे। तो ये क्या करते थे, निवेश कहाँ से लेते थे, पैसे यहीं से लेते थे, और ब्रिटेन में इसका व्यापक रूप से लाभ प्राप्त होता था। राजनीतिक दृष्टि से विलय विस्तार की नीति पर बल नहीं दिया, है ना, राजनीतिक दृष्टि से विलय विस्तार की नीति पर बल नहीं दिया, घेरे की नीति अपनाई, अर्थात बंगाल में अपनी सत्ता को मजबूत बनाए रखा, है ना, बंगाल में इन्होंने अपनी सत्ता को मजबूत बनाए रखा, और इस चरण में विलय विस्तार की नीति को ज्यादा बल नहीं दिया। सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में हस्तक्षेप की नीति अपनाई, मतलब सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में किसी तरह का कोई ज्यादा व्यापक हस्तक्षेप नहीं किया। नेक्स्ट आता है औद्योगिक पूंजीवाद। औद्योगिक पूंजीवाद 1813 से 1858 तक माना जाता है। इसमें क्या हो रहा था, ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति चल रही थी, तो औद्योगिक क्रांति के तहत क्या किस चीज की जरूरत थी, कच्चे माल की जरूरत थी, है ना, कच्चे माल की जरूरत थी, और औद्योगिक क्रांति द्वारा निर्मित वस्तुओं को, है ना, वस्तुओं को एक ऐसे बाजार की जरूरत थी जहाँ पे व्यापक खरीदार हो, है ना, वस्तुओं को खरीदने के लिए खरीदार की आवश्यकता थी। तो इन्होंने क्या किया, औद्योगिक क्रांति की आवश्यकताओं को पूर्ति करने हेतु भारत में नीतियां बनाई। पहली नीति मतलब क्या किया इन्होंने, मुक्त व्यापार की नीति अपनाई। मुक्त व्यापार की नीति से क्या हुआ कि भारत के लिए भारत के दरवाजे प्रत्येक ब्रिटेन के व्यापारी व्यक्ति के लिए खोल दिए। पहले क्या था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार कर सकती थी, लेकिन अब मुक्त व्यापार के तहत ब्रिटेन का कोई भी व्यक्ति, कोई भी कंपनी भारत में आकर व्यापार कर सकती थी। तो इससे क्या हुआ, जितने भी ब्रिटेन के उद्योग धंधे या व्यक्ति थे भारत में कच्चे माल को खोजने के लिए आ गए, और निर्मित वस्तुओं को आयातक भारत बन गया। वहां से निर्मित वस्तु भारत में लाके बेचने लगे, भारत से कच्चा माल ले जाकर वहां पे उत्पादन करने लगे। तो ये इससे भारत आर्थिक रूप से कमजोर हो गया। राजनीतिक क्षेत्र में विलय विस्तार की नीति अपनाई, राजनीतिक क्षेत्र में इसमें विलय विस्तार की नीति अपनाई। किस तरह से अपनाई, इसके तहत देखो लॉर्ड डलहौजी ने व्यापक रूप से परिवर्तन किया, पंजाब पर, बर्मा पर, है ना, और विभिन्न क्षेत्रीय शक्तियों को उसने मिला लिया। तो राजनीतिक क्षेत्र में विलय विस्तार की नीति अपनाई। इसी इसी चरण में क्या हुआ, समाज सुधार व शिक्षा पर भी बल दिया। समाज सुधार पर बल दिया गया, जैसे सती प्रथा निरोध वाला कानून लाया गया ना। शिक्षा पर वो डिस्पैच आया जो लॉर्ड डलहौजी लेकर आए थे ना। तो इसमें इस औद्योगिक पूंजीवाद में इस तरह से कार्य किया गया अंग्रेजों के द्वारा। नेक्स्ट आता है हमारा वित्तीय पूंजीवाद। वित्तीय पूंजीवाद 1858 के बाद माना जाता है। 1858 के बाद क्या हुआ था कि जो ब्रिटिश औद्योगिक क्रांति से अत्यधिक पूंजी आ गई थी, जिनके पास ब्रिटेन उद्योगपतियों के पास बहुत सारी पूंजी एकत्रित हो गई थी, अतः वो ऐसे क्षेत्र देख रहे थे जहाँ पे वो निवेश कर सके। तो उन्होंने निवेश के लिए औपनिवेशिक, है ना, औपनिवेशिक शोषण को बल दिया। जहां भी ब्रिटेन के विश्व में उपनिवेश फैले हुए थे वहां पे उन्होंने निवेश, अपनी पूंजी का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया। जैसे भारत में उन्होंने रेलवे में निवेश को बल दिया, बैंकिंग क्षेत्र में निवेश किया, बागानी कृषि में निवेश किया, है ना। इससे क्या हुआ कि ब्रिटिश औद्योगिक क्रांति के कारण जो पूंजी एकत्रित हो गई थी उसका पर्याप्त प्रयोग हो सका, और औपनिवेशिक शक्ति के शोषण को भी बल प्राप्त हुआ। तो ये हमने पूंजीवाद के विभिन्न चरण को देख लिया है। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम आगे की बातों को देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।